हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, आज से आपकी 11th फिजिक्स की क्लास प्रारंभ हो रही है और ये जो क्लास रहेगी ये संकल्प बैच प्रारंभ किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि यह आज का जो अपना संकल्प बैच होगा तो आप सभी के लिए एक संकल्प होगा कामतगिरी एकेडमी परिवार की तरफ से कि आप सभी को उस मुकाम को हासिल कराना है जिस मुकाम को पाने के लिए मुश्किलें पड़ती हैं, मुश्किलें होती हैं। हमें उस मुकाम तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है जिसे पाना आसान नहीं दुर्गम है, जिसे पाना आसान नहीं दुर्गम है। इस दुर्गम काम को सुगम बनाना ही कामतगिरी एकेडमी का काम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम इस क्लास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये आज आपका न्यू बैच आज से प्रारंभ हो रहा है। तो हाँ बेटा, आप सभी के को एक बार कमेंट करो कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है, क्या वॉइस क्लियर आ रही है बेटा। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बेटा कमेंट करो, कमेंट करके बेटा क्लियर करो, क्या वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है बेटा? ओके ओके भैया, ओके गुड। तो क्लास को प्रारंभ किया जाए। चलिए, आज आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम कहां कोचिंग करते हैं, किस जगह पर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, इसी चीज को समझने के लिए आज आपने आपको एक कोच की आवश्यकता पड़ी है, एक कोचिंग की आवश्यकता पड़ी है। यदि कोचिंग की आवश्यकता पड़ी है तो कोचिंग में इस चीज को आपको नॉलेज कराया जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या हमारे काम की चीज है, क्या हमारे काम का नहीं। हमारे पास स्टडी मटेरियल तो बहुत सारा है, परंतु क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है, इस चीज को समझ पाना ही मुश्किल होता है। इसीलिए हमें एक कोचिंग संस्थान की आवश्यकता पड़ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बिल्कुल भी शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है कि हम कहां पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कौन पढ़ाता है। यह शोर तो तब हो जाता है जब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कामयाबी के उस शिखर तक पहुंच जाते हो जिस शिखर पर पहुंचना सबके लिए आसान नहीं होता है। आप कामयाबी लाओ, कामयाबी हासिल करो, कामयाबी आपकी शोर मचाएगी कि आप किस मुकाम को हासिल कर पाए हो। आपकी कामयाबी ही आपकी शोर मचा करके सबको बताने का प्रयास करेगी कि भैया आप क्या पढ़ते हो, कहां पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो। आप ये तैयारी करते हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, पीसीएस की तैयारी करते हो, या आप बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते हो, किसी भी माध्यम से करते हो, ऑनलाइन करते हो, ऑफलाइन करते हो, इस चीज को बताने की आवश्यकता नहीं है किसी से। क्योंकि यदि हम किसी कार्य को करने से पहले उस चीज को शोर मचाते हैं तो हंसने वाले तो लोग हैं। आप लोगों को भी मालूम है कि एल्वा एडिसन ने यदि बल्ब का आविष्कार किया था तो बल्ब का आविष्कार साधारण नहीं हुआ भैया। एक कांच के अंदर लाइट को जला देना ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। परंतु उस मुश्किल काम को भी उस शख्स की जिद ने, उस शख्स के पागलपन ने उस मुश्किल काम को आसान बनाया है और आज हम सबको लाइट दे करके, प्रकाश देकर गए। क्या दुनिया ने उस पर नहीं हंसा? दुनिया ने उस पर हंसा है, पत्थर फेंके हैं, परंतु उसकी कामयाबी ने आज शोर मचा दिया है। आज वो दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में बैठा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज को आप समझ के रखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि आपको शोर मचाना नहीं है, आपको कामयाबी लाके दिखानी है और कामयाबी शोर मचाएगी। क्योंकि आप सभी को मालूम है, तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। और कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदादिली का एहसास दिलाने के लिए, कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदादिली का एहसास दिलाने के लिए। परंतु जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी को बयां करता है, शेर की मौजूदगी को बयां करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी एक बेहतरीन मोटिवेशनल शायरी के साथ
आज की क्लास को, आज की इस न्यू बैच को हम प्रारंभ करते हैं और इस क्लास को प्रारंभ करके आज हम अपने बेहतरीन टॉपिक पर चलेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा तो वह टॉपिक आपके लाइव सेशन के टॉपिक सेशन पर आ गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस क्लास का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल वर्ल्ड टॉपिक को पढ़ने से पहले इस पॉइंट को हमें समझ लेना है कि ये फिजिकल वर्ल्ड आया कहां से है बेटा। ये यदि फिजिकल वर्ल्ड आया है तो ये फिजिकल वर्ल्ड आया कहां से है, ये फिजिकल वर्ल्ड टॉपिक आया कहां से। तो फिजिकल वर्ल्ड आज हमें ये आवश्यकता पड़ी तो आप भी जान रहे हो कि सर ये तो फिजिक्स का टॉपिक है भैया। आपके कहने का मतलब है कि ये फिजिक्स का टॉपिक है। चलिए, यदि ये फिजिक्स का टॉपिक है भैया तो ये फिजिक्स कहां से आई है। तो सर आप भी मजाक कर रहे हैं, ये फिजिक्स तो साइंस की ब्रांच है, ये फिजिक्स तो साइंस की ब्रांच है। तो बेटा आप बताओ कि ये साइंस क्या है। बेटा आप ये बताओ साइंस क्या है। तो आपका कहना है कि सर साइंस में आपने ही तो बताया था कि साइंस में नेचर की स्टडी की जाती है। तो बेटा ये नेचर क्या है, इन चीजों को जानने के लिए आज हम इस क्लास को प्रारंभ करेंगे कि ये नेचर क्या है। और यदि नेचर को आप जानते हो, सर आपने ही कहा कि गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा या हमारे चारों ओर, हमारे अराउंड में जितनी भी चीजें, हमारे सराउंडिंग्स यानी चारों ओर, चारों तरफ जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, तो सर आपने ही तो बताया था उन एक्टिविटीज को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल एक्टिविटीज कहते हैं। यदि इन्हें नेचुरल एक्टिविटीज कहते हैं बेटा, तो अब हमें आज जानना है कि ये नेचुरल एक्टिविटीज होती कौन कौन सी हैं, कोई एग्जाम्पल दें। तो सर आपने ही तो बताया था कि ये नेचुरल एक्टिविटीज, जो नेचुरल एक्टिविटीज हैं, ये डे एंड नाइट का होना, डे एंड नाइट का होना, डे एंड नाइट का होना यानी सनराइज सनसेट, ये जो प्रोसेस होती है ये किसकी है, ये आपके नेचुरल एक्टिविटीज में आती है, ये आपके नेचुरल एक्टिविटीज में आती है। आपने देखा वॉल्केनो का बनना, वॉल्केनो का बनना, वॉल्केनोज फॉर्मेशन, ज्वालामुखी का बनना, वॉल्केनो फॉर्मेशन यानी ज्वालामुखी का बनना, रेनबो फॉर्मेशन, आपके आकाश में इंद्रधनुष बनता है, ये सभी प्रोसेस किसकी हैं भैया, ये सभी नेचुरल एक्टिविटीज हैं एक्सेट्रा। ये सभी नेचुरल एक्टिविटीज हैं बेटा, ये सभी क्या है, नेचुरल एक्टिविटीज हैं। ये हमने ही तो बताया था। चलिए, यदि हमने बताया है बेटा तो अब समझने का प्रयास करें हम साइंस से। आज की क्लास को हम प्रारंभ करेंगे बेटा, आज की क्लास को हम प्रारंभ करेंगे साइंस के चैप्टर से बेटा। तो देखिए साइंस, आज की हमारी जो क्लास है ये होगी और आप लोगों को बिल्कुल आराम से, खामोशी से, बिल्कुल शांत ढंग से, बिल्कुल लगातार क्लास के साथ जुड़ करके मेहनत करना है। मैं आपके साथ हूं, बेहतरीन क्लास देने का प्रयास करूंगा। चलिए बेटा, साइंस क्वेश्चन आया है कि ये साइंस होती क्या है बेटा। आपको जानना होगा कि ये साइंस क्या है, साइंस कैसे हम जानेंगे कि ये साइंस होती क्या है। तो सबसे पहले हम साइंस की डिफिनीशन कर लें। क्या कर लें बेटा, साइंस की डिफिनीशन को कर लेते हैं। चलिए साइंस की डिफिनीशन करने का प्रयास करो बेटा। यहां पर कह दें, हम लिख दें व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। आप लोगों को बेटा बेहतरीन नोट्स भी बना लेना है, नोट्स के साथ बेटा करना है, पॉइंट सभी नोट करने हैं। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ नेचुरल systematic and logical study of natural phenomena
नेचुरल फिनोमिना एंड, बेटा नोट से जरूर बनाना है, एंड द नॉलेज obtained from it is called साइंस। बेटा साइंस समझने का प्रयास करो। देखो बेटा साइंस की हमने डिफिनीशन आपको बताया। साइंस की डिफिनीशन क्या बताया बेटा? सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी के रहा है। साइंस की डिफिनीशन है बेटा, साइंस की डिफिनीशन है सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी। देखो बेटा लिखा हुआ है सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। देखो अभी अभी मैंने बताया कि यदि आप नेचुरल फिनोमिना की सिस्टमैटिक और लॉजिकल स्टडी क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टम के तरीके से यदि इनका अध्ययन करते हो, एंड नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट इज कॉल्ड साइंस, और जो नॉलेज आप ऑब्टेन्ड करते हो यानी नेचुरल फिनोमिना यानी प्राकृतिक परिघटनाओं या प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा जो एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज की आप जब सिस्टमैटिक और लॉजिकल स्टडी करते हो तो उनसे जो नॉलेज आपको ऑब्टेन्ड होता है बेटा, उसे ही हम क्या नाम देते हैं? साइंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। बेटा एक बार कमेंट करो आपका स्कूल, आप स्कूल कितने बजे जाते हो, कितने बजे मैं क्लास को ऑफ करूं, क्योंकि आज की क्लास थोड़ा सा टाइम लेगी, लगभग 10:30, वो सॉरी लगभग 11:30 तक क्लास हो सकती है। थोड़ा सा एक बार कमेंट करो बेटा, एक बार कमेंट करके बताओ मुझे कि आपकी क्लास को कितनी देर तक कर दिया जाए। तो देखिए यहां पर सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना एंड द नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट इज कॉल्ड साइंस। 12 बजे जाते हो? ओके बेटा, गुड, बहुत अच्छे, चलो ठीक है। तो आप सभी लोग एक काम किया करो, जब ये क्लास में बैठा करो डेली, तो सभी लोग बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर करके बैठा करो स्कूल के लिए, क्योंकि ये क्लास आपकी 1 घंटे की क्लास नहीं है। टाइम देख के नहीं पढ़ना बेटा, हमें अच्छे से अच्छा नॉलेज लेना है, बहुत अच्छा नॉलेज ऑब्टेन करना है। तो हमें टाइम देखकर नहीं पढ़ना, हमें बिल्कुल तैयारी रखा करो और मेहनत के साथ पढ़ा करो और फिर जाया करो स्कूल में, ठीक है बेटा? हाँ चलो, तो देखो सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना एंड द नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट इज कॉल्ड साइंस, इसी को साइंस कहते हैं। चलिए हम कहते हैं कि साइंस में नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं। यदि नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं भैया, तो यहां पर देखा आपने लॉजिकल स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना एंड द नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट इज कॉल्ड साइंस। नेचुरल फिनोमिना बना किससे भैया? तो मैंने बताया नेचुरल परिघटनाएं होती किसके द्वारा है? तो वो नेचर के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं भैया? नेचर के द्वारा होती हैं भैया, ये समझने का प्रयास करो। जो नेचुरल फिनोमिना है वो, सॉरी यहां पर ये, हाँ, जो नेचर है आपका वो कौन सी परिघटनाएं करता है, कौन सी एक्टिविटीज करता है? तो वो करता है नेचुरल फिनोमिना। तो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं बेटा? नेचुरल फिनोमिना यानी प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं। कौन सी परिघटनाएं होती हैं बेटा? नेचुरल फिनोमिना यानी प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं बेटा। क्या होती हैं? प्राकृतिक परिघटनाएं। आप अपने आप को और हमें महसूस करो कि बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं बेटा, बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम आपसे दूर हैं, और या लाइव क्लास है या ऑफलाइन क्लास है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखो मैंने बताया नेचर के द्वारा नेचुरल फिनोमिना या नेचुरल एक्टिविटीज की जाती हैं, और नेचुरल एक्टिविटीज की यदि हम सिस्टमैटिक और लॉजिकल स्टडी कर लेते हैं तो उससे जो हमें नॉलेज ऑब्टेन्ड होता है उसी को तो हम साइंस कहते हैं बेटा। तो देखो उसी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। समझने का प्रयास करो मेरे भाई। देखो अब हम यहां पर देखेंगे कि नेचर होता क्या है। आपके माइंड में होना चाहिए कि सर नेचर की डिफिनीशन बता दीजिए ना, सर नेचर की डिफिनीशन बता दीजिए कि नेचर की डिफिनीशन क्या होती है। व्हाट एवर, लिखो, व्हाट एवर वी सी अराउंड अस
around us in it is called नेचर। क्या होता है भैया? इट इज कॉल्ड नेचर। ये लो आ गया। कह रहा है डिफिनीशन क्या है, देखो, व्हाट एवर वी सी अराउंड अस इन इट इज कॉल्ड नेचर। इट इज कॉल्ड नेचर। तो देखो, व्हाट एवर वी सी अराउंड अस इन, यानी कह रहा है हमारे चारों तरफ, व्हाट एवर वी सी अराउंड अस, हमें अपने चारों तरफ, हमें अपने चारों तरफ, वी सी मीन्स देखना, हमें अपने चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी होता हुआ प्रतीत होता है, हमें अपने चारों तरफ भैया जो कुछ भी होता हुआ प्रतीत होता है या जो कुछ भी होता हुआ दिखाई देता है, वो सब क्या है भैया? वो सब किसके द्वारा किया जाता है? वो सब नेचर है। यानी कह सकते हैं हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी है, वो सभी नेचर है। वे सभी क्या है? नेचर है, या नेचर के द्वारा किया जाता है। तो होता क्या है भैया? होता क्या है? जो होता है उसी को तो हम नेचुरल कहते हैं। जो होता है यानी नेचर के द्वारा जो होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, उसी को तो नेचुरल कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल कहते हैं। चलो, नेचुरल की डिफिनीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? नेचुरल, नेचुरल फिनोमेना। अब हम समझेंगे बेटा नेचुरल फिनोमेना। समझने का प्रयास करो भाई, आपको पीडीएफ नोट्स के साथ सब कुछ मिलेगा। नेचुरल फिनोमेना, तो नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना क्या होते हैं? मैंने कहा नेचर के द्वारा जो एक्टिविटी जो होती हैं, यानी नेचर, हमारे चारों ओर जो कुछ भी होता है वो नेचर है। तो और नेचर है, परंतु जो होता है वो नेचुरल एक्टिविटी है, नेचर के द्वारा की गई एक्टिविटी है बेटा। यानी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, होता है, वो नेचर है। जो दिखाई देता है वो नेचर है, और जो होता है नेचर के द्वारा, यानी नेचर के द्वारा किया जाता है, और जो दिखाई देता है, जो होता है, वही तो नेचुरल एक्टिविटी, नेचर के द्वारा जो एक्टिविटी की गई वही नेचुरल एक्टिविटी है। भैया क्या क्या एक्टिविटीज की जाती हैं? तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल फिनोमिना कहते हैं। जो जो एक्टिविटीज की जाती हैं, होती हैं, उन्हें हम नेचुरल एक्टिविटीज कहते हैं बेटा, नेचुरल फिनोमिना कहते हैं। तो क्या है? डे एंड नाइट का होना, डे एंड नाइट, दिन और रात का होना। भैया क्या है भैया? दिन और रात का होना। क्या हमारे चारों तरफ की घटित होने वाली परिघटनाएं नहीं है भैया? ये फिनोमिना नहीं है? तो ये क्या है? हमारे चारों ओर, यानी हम इसके अंदर में ही तो रहते हैं, डे और नाइट, दिन और रात का होना भैया। इसके बाद दूसरा हम कह सकते हैं कि सीजन जो चेंज होता है, सीजन चेंज, मौसम का परिवर्तन, सीजन चेंज, मौसम परिवर्तन, यानी जो सीजन रेगुलर चेंज होते हैं ना, कभी आप देख रहे हो कि ठंडी है, कभी सर्दी है, कभी उमस है, ये जो सीजन, ये सब क्या है? हमारे चारों ओर घटित होने वाली घटनाएं हैं, जिनको हम महसूस करते हैं भाई, जिनको हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। वो सब नेचर के द्वारा ही की गई एक्टिविटीज है भैया। तो उन सबको क्या नाम देते हैं? नेचुरल एक्टिविटीज कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? नेचुरल एक्टिविटीज कहते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट पे, तो आपने कहा डे एंड नाइट, सीजन चेंज। अगला हम कहें कि ज्वार भाटा का उठना, इन्हें क्या कहेंगे? टाइड्स। जो समुद्र में जो लहरें ऊपर और नीचे होती हैं, आप देखते हो कि अचानक लहर ऊपर को उठती है और अचानक लहर नीचे को जाती है गहराई तक, तो वह प्रोसेस टाइड्स कहलाती है, जिसे हम समुद्री ज्वार भाटा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं भैया? समुद्री ज्वार भाटा कहते हैं। ये भी प्रोसेस क्या है? नेचुरल एक्टिविटीज है। बहुत सारी जितनी भी एक्टिविटीज भैया होती हैं, सभी क्या है? नेचुरल एक्टिविटीज हैं। भैया आप लास्ट क्लास में रहोगे, यदि मजा ना आए तो बताना, मजा ना आए तो बता देना भैया, क्लास बेहतरीन रहेगी आप लोगों के लिए। अगला हम कह सकते हैं वॉल्केनो फॉर्मेशन, वॉल्केनो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ज्वालामुखी का बनना या ज्वालामुखी उठना या ज्वालामुखी की प्रोसेस, ज्वालामुखी प्रोसेस,
ज्वालामुखी प्रोसेस, ज्वालामुखी प्रोसेस, यानी आप लोग ये वॉल्केनो प्रोसेस, ज्वालामुखी फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद आपको बता दें बेटा, रेनबो फॉर्मेशन, आप लोगों के सामने ही सब चीजें हो रही भाई। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन आपके आकाश में, इस नीले आसमान में भैया आप देखते हो कि रेनबो का फॉर्मेशन इंद्रधनुष का प्रोसेस होती है, इंद्रधनुष बनता है और इंद्रधनुष में 7 रंग आते हैं। ये सब बनना, इंद्रधनुष का बनना, ये प्रोसेस क्या है भैया? ये नेचर के द्वारा की गई एक्टिविटी है। कौन बनाता है? ये नेचर बनाता है। तो इस एक्टिविटी को क्या नाम देंगे? नेचुरल एक्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? नेचुरल एक्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल एक्टिविटी। देखो पढ़ाता कौन है? शिक्षक। पढ़ाता कौन है? शिक्षक, टीचर। पर फिजिक्स कौन पढ़ाता है? अंकित सर। फिजिक्स कौन पढ़ाता है? अंकित सर। यानी पढ़ाना तो सब शिक्षक में आ गए, पर अलग अलग सब्जेक्ट को जो दें वो क्या है? अलग अलग चीजें हो गई। तो नेचुरल एक्टिविटी में आ गए। अगला है वॉल्केनो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन आपने देखा। अगला देखेंगे आप मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ये सब चीजें पढ़ोगे भैया, आगे सब कुछ फिजिक्स में सब पढ़ना है। मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल मींस क्या होता है? आकाशीय पिंड, बॉडी मींस पिंड, आकाशीय पिंडों की गति। आकाश में जो पिंड हैं बेटा, इनकी गति, आकाशीय पिंडों की गति, आकाशीय पिंडों की गति। ये भी तो फिजिक्स है, ये भी तो साइंस है, अभी साइंस पढ़ रहे हैं। और ये भी तो नेचर के द्वारा की गई एक्टिविटी, यानी नेचुरल एक्टिविटी है। साइंस, मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भी आप लोग जानते हो भैया। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंपीय गतिविधियां, भूकंपीय गतिविधियां क्या होती हैं भैया? भूकंपीय गतिविधियां, भूकंपीय गतिविधियां। ये सभी जितनी भी एक्टिविटीज मैं बता रहा हूं, ये सब होती हैं आपके आसपास, एक्सेट्रा। ये सभी गतिविधियां, ये सभी एक्टिविटीज भैया होती हैं क्या आसपास आपके? ओके, गुड बेटा, पीयूष पांडे, बहुत अच्छे। हाँ, तो क्या ये गतिविधियां होती हैं भैया? तो हाँ, होती हैं। ये गतिविधियां क्या करती हैं? ये गतिविधियां होती हैं, ये गतिविधियां रेगुलर होती हैं, और इन्हीं को तो भैया नेचुरल फिनोमिना कहते हैं। ये कौन कराता है भाई? ये कौन कराता है मेरे मित्रों? ये कराता है नेचर का। किसके द्वारा? नेचर के द्वारा की गई एक्टिविटी ही नेचुरल एक्टिविटी। क्या अभी भी नहीं चीजें समझ में आई? क्लियर हो गई ना भाई? चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम समझने का प्रयास करते हैं साइंस वर्ल्ड के बारे में। ये आपने देखा, देखो साइंस की डिफिनीशन हमने बताया कि सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी किसकी करना है? नेचुरल फिनोमिना की, और उससे जो हमें नॉलेज ऑब्टेन होता है उसी को हम साइंस कहते हैं। अब साइंस वर्ल्ड, ये जो साइंस वर्ल्ड है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? ये कहां से आया भैया? ये साइंस आई कहां से? हम इसको साइंस क्यों कहे? तो देखो, साइंस को हिंदी में भैया विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। साइंस को हिंदी में भैया विज्ञान कहते हैं, आप सभी जानते हो। कहते हैं कि नहीं? साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। ये अब हिंदी में विज्ञान कहते हैं कि ये अलग शब्द विज्ञान है, ये आपको आज जानना है। तो देखिए, साइंस जो विज्ञान है आपका, ये संस्कृत वर्ड है। किस भाषा का वर्ड है? संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है भैया। इसको नोट डाउन कर लेना भाई, बना लेना, क्योंकि ये बेसिक जानकारियां ये हमेशा नहीं मिलती। साइंस क्या है? ये एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। संस्कृत लैंग्वेज का क्या है भैया? वर्ड है। ये संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। विज्ञान क्या है? संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है, जिसकी मीनिंग होती है भैया, जिसकी मीनिंग, इस संस्कृत लैंग्वेज के विज्ञान वर्ड की मीनिंग क्या होती है? मीनिंग समझने का प्रयास करो। मीनिंग क्या होती है भैया? तो इसकी मीनिंग होती है
स्पेसिफिक नॉलेज क्या होती है भैया? स्पेसिफिक नॉलेज। समझने का प्रयास करो मेरे भाई, ये कई बार मैं बता चुका हूं, आज हम स्टार्ट किए हैं इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाना हमारी मजबूरी थी। तो देखो भैया, मीनिंग क्या है इसकी? स्पेसिफिक। मीनिंग का मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं होता भाई, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। इसका अर्थ क्या है, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है विज्ञान? स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक को हिंदी में कहेंगे भैया विशिष्ट ज्ञान। क्या? विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान मेरे प्यारे दोस्त, विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान, इसे क्या नाम देंगे मेरे भाई? इसे कहेंगे विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान। तो ध्यान रखिएगा, विज्ञान वर्ड है जो, ये आपका संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है और इसकी मीनिंग होती है स्पेसिफिक नॉलेज या विशिष्ट ज्ञान। यानी कह सकते हैं कि जिसकी स्टडी में, जिसके अध्ययन में हमें, जिस चीज के अध्ययन में, जिस वस्तु के अध्ययन में, जिस फिनोमिना के अध्ययन में हमें एक स्पेसिफिक नॉलेज हो, उसी को तो हम विज्ञान कहते हैं भैया। जिसकी स्टडी में हमें एक विशेष ज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम विज्ञान कहते हैं। और आपको पता है ये यूनिवर्स भी विज्ञान से ही चल रहा है। ये यूनिवर्स में होने वाली जितनी भी प्रोसेस है सब विज्ञान है। तो इसीलिए तो विज्ञान को हम स्पेसिफिक नॉलेज के रूप में जानते हैं। तो क्या है भाई विज्ञान? क्या है? स्पेसिफिक नॉलेज। जिसके स्टडी में हमें स्पेशल नॉलेज प्राप्त हो, विशेष ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम विशिष्ट ज्ञान, उसे हम विज्ञान कहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं भैया साइंस। ये साइंस किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो ये साइंस भैया इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है भैया। किस लैंग्वेज का? इंग्लिश। साइंस आपका इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। ध्यान रखिएगा, साइंस आपका इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। और ये निकला कहां से है? तो ये आपका लैटिन वर्ड, ये ओरिजिन इसका क्या है? ओरिजिन तो समझने का प्रयास करो मेरे भाई। ओरिजिन इसका क्या है भाई? ओरिजिन पॉइंट। ये ओरिजिन कहां से हुआ है, यानी निकला कहां से है? हाँ, अब समझो मेरे भाई। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ओरिजिन, ओरिजिन ये आपका जो साइंस वर्ड है, ये ओरिजिन कहां से हुआ, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये निकला कहां से, किस लैंग्वेज से? तो ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड है भाई। किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अब ग्रीक लैंग्वेज के, देखो आपको पता है साइंस आपका इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, परंतु ये किस लैंग्वेज के वर्ड से निकला है? ये ओरिजिन कहां से होती है? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड साइंटिया से निकला हुआ है। किससे निकला है भाई? साइंटिया से। ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड साइंटिया से निकला हुआ है, जिसकी मीनिंग होती है, जिसकी मीनिंग क्या होती है भैया? इस साइंटिया वर्ड की मीनिंग होती है टू नाउ। टू नाउ जानना, टू नाउ जानना। अब देखो इससे हिसाब से, यानी इसकी मीनिंग क्या? जानना। इसके हिसाब की डिफिनीशन तो समझ लो मेरे भाई। देखो मैंने कहा विज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। क्या है? स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेशल नॉलेज, यानी जिसकी स्टडी में हमें एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम विज्ञान कहते हैं। और साइंटिया क्या है? साइंस क्या है? साइंटिया वर्ड से निकले। साइंटिया की मीनिंग क्या है? टू नाउ जानना, यानी हमारे चारों तरफ, हमारे आस पास या हमारे चारों तरफ जितनी भी फिनोमिना होते हैं, जितनी भी परिघटनाएं होती हैं या घटनाएं होती हैं, उन सभी को के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। उन सभी के बारे में जानना ही क्या कहलाता है भाई? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्त एक काम करिएगा, यहां पर आप यदि नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, नोट्स बनाने का प्रयास बिल्कुल ना करिएगा। ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलेगी। क्या मिलेगी? रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलेगी। ये नोट्स आपको प्रॉपर क्लास नोट्स आपको मिलेगी, प्रॉपर क्लास नोट्स भी आपको मिलेगी। तो आप लोग
जब ये एक बार क्लास लाइव लेने के बाद ऑफलाइन लीजिएगा, और ये इसमें डाउनलोडिंग की भी सुविधा है भैया, आप क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार आपका नेट खत्म नहीं होगा, तो आप डाउनलोड करके उसको जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं मेरे भाई, और देख करके आराम से नोट्स बनाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो क्लास को समझो, क्लास कहना क्या चाहती है, क्लास से निकलना क्या चाह रहा है, उस चीज को समझो भाई। तो देखो मैं क्या बता रहा था कि ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड साइंटिया से निकला हुआ वर्ड है, जिसकी मीनिंग है टू नाउ, जानना, अर्थात हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो भी प्रोसेस होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी फिनोमिना होते हैं, उन सभी के बारे में जानना ही क्या कहलाता है भाई, उन सभी के बारे में जानना ही साइंस कहलाता है। उन सभी के बारे में जानना ही साइंस और विशिष्ट अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। हाँ भैया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भैया, तो ये आपने समझा कि ये साइंटिया से निकला है, लैटिन वर्ड साइंटिया, इसका मीन्स होता है जानना। या तो अब यहां से आप यदि साइंस की डिफिनीशन देना चाहें, एक बेहतरीन डिफिनीशन, तो उसके बारे में भी एक बार समझ लो, उसके बारे में भी एक समझने का प्रयास करो भाई। ये सभी को दिख रहा है? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डेफिनीशन ऑफ साइंस, सभी साइंस की ही डिफिनीशन है, मैं केवल आपको अलग अलग डिफिनीशन के माध्यम से चीजें क्लियर कराना चाहता हूं। यदि आपने साइंस को समझ लिया, यदि आपने साइंस को समझ लिया मेरे भाई, साइंस से ही तो फिजिक्स निकली है, तो आप ये बताओ, यदि बाप के बारे में जानकारी कर लिए तो बच्चा है ना, उसको तो आप समझी जाओगे कि उसका लड़का है, ऐसा होगा। तो बाप की जानकारी पहले अच्छे से कर लो मेरे भाई, साइंस में जानकारी बैठा लो, साइंस में अपनी पकड़ बैठा लो। साइंस में यदि आपने पकड़ अपनी बैठा लिया तो आपका बेहतरीन होगा। चलिए डिफिनीशन लिखिए। डिफिनीशन है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कंसिस्टेंट आर्गुमेंट्स, ध्यान रखिएगा भैया, नोट्स जरूर बनाइएगा। कंसिस्टेंट आर्गुमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना are called science, ये भैया। तो देखो यहां पर अब क्या कहना चाहता है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना आर कॉल्ड साइंस, कह रहा है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कंसिस्टेंट आर्गुमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना आर कॉल्ड साइंस, यानी प्रकृति तत्व के और प्राकृतिक घटनाओं के, प्रकृति और नेचर का मतलब प्रकृति, नेचर का मतलब भैया प्रकृति, और नेचुरल का मतलब प्राकृतिक परिघटनाएं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों, तर्कसंगत प्रयोगों या सुसंगत तर्कों, कंसिस्टेंट आर्गुमेंट, सुसंगत तर्क यानी बेहतरीन तर्क, सुसंगत जो व्यवस्थित तर्क हो, सुसंगत तर्कों और प्रयोगों के आधार पर जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं उसे ही हम साइंस कहते हैं। यानी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षण, प्रकृति और
प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों और प्रयोगों से प्राप्त जानकारी को ही हम विज्ञान कहते हैं। प्राप्त जानकारी को ही हम क्या कहते हैं भैया? विज्ञान कहते हैं। अब हम यहां से विज्ञान से कुछ अलग चलेंगे, अब विज्ञान से आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो विज्ञान भैया आपने समझा कि विज्ञान का काम क्या है? विज्ञान का काम, तो विज्ञान आपसे कहना क्या चाहती है कि विज्ञान का मतलब है स्पेसिफिक नॉलेज। हमारे चारों तरफ जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है। तो आपकी हेडिंग आ जाती है भैया, एम ऑफ साइंस। एम ऑफ साइंस, इस साइंस का उद्देश्य क्या है? आखिर हम साइंस को हमें क्यों पढ़ाया जाता है? ये साइंस को हमारे सब्जेक्ट में लाया गया, ये साइंस किस उद्देश्य से लाई गई है? साइंस का उद्देश्य, विज्ञान का उद्देश्य क्या है भाई? सबसे पहला पॉइंट ये आया अब कि हमें विज्ञान के उद्देश्य को तो जानना है, एम ऑफ साइंस को तो जानना है मेरे भाई। तो विज्ञान का उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बताओ। विज्ञान का उद्देश्य बताने का प्रयास करो। तो देखो, इसको लिखो, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छे से इसको हमने डिफाइन करने का प्रयास किया है। द पर्पस ऑफ, पर्पस मीन्स भी होता है अहम उद्देश्य। द पर्पस ऑफ, द पर्पस ऑफ, द पर्पस, द पर्पस ऑफ साइंस, द पर्पस ऑफ साइंस और एम ऑफ साइंस। पर्पस ऑफ साइंस कह दो या एम ऑफ साइंस कह दो भैया। द पर्पस ऑफ साइंस और द एम ऑफ साइंस इज टू नाउ नेचर एंड नेचुरल सीक्रेट्स। नेचर एंड नेचुरल सीक्रेट्स क्या होंगे भैया? नेचर एंड नेचुरल सीक्रेट्स। देखो समझो अब क्या कहना चाह रहा है भाई, देखो समझने का प्रयास करो मेरे दोस्त। देखो कह रहा है विज्ञान का उद्देश्य, एम ऑफ साइंस, द पर्पस ऑफ साइंस। साइंस का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, और अथवा एम ऑफ साइंस, साइंस का उद्देश्य इज टू नाउ नेचर एंड नेचुरल सीक्रेट्स। नेचर मीन्स होता है भैया प्रकृति, नेचर मीन्स प्रकृति, और नेचर भी आपको बता चुका क्या होता है। नेचुरल सीक्रेट मीन्स होता है प्राकृतिक रहस्य। प्राकृतिक रहस्य, प्राकृतिक रहस्य, प्रकृति और प्राकृतिक रहस्यों के बारे में जानना ही भैया क्या है, साइंस का उद्देश्य है। साइंस का उद्देश्य भैया समझ आ गया, प्रकृति और प्राकृतिक रहस्यों के बारे में जानकारी देना ही साइंस का उद्देश्य है। क्या है? प्रकृति। टू नाउ मीन्स क्या होता है? जानना। टू नाउ मीन्स जानना। तो देखो प्रकृति और प्राकृतिक रहस्यों के बारे में जानना ही साइंस का उद्देश्य होता है, विज्ञान का उद्देश्य है। तो क्या नहीं अभी समझ में आया? एम ऑफ साइंस, विज्ञान का उद्देश्य क्या है, विज्ञान क्या करवाना चाहती है, क्यों विज्ञान को पढ़ा जाता है। तो ये जो प्रकृति है और प्रकृति के द्वारा जो प्राकृतिक रहस्य अपनाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रहस्य दिए जाते हैं, इन सभी रहस्यों के बारे में जानकारी करना या जानकारी देना ही क्या कहलाता है भैया? विज्ञान कहलाता है। प्रकृति और प्राकृतिक रहस्यों के बारे में जानकारी देना या प्रकृति और प्राकृतिक रहस्यों के बारे में जानना ही साइंस का उद्देश्य या विज्ञान का उद्देश्य एम ऑफ साइंस और पर्पस ऑफ साइंस है। एम ऑफ साइंस और पर्पस ऑफ साइंस है। क्या अभी भी नहीं समझ आया भैया? क्या क्लियर समझ में आ रही क्लास? बेटा एक बार बता दो बेटा, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं? मजा ना आए पैसा वापस भैया, मजा ना आए पैसा वापस, है ना? क्योंकि आपको बता दूं भैया कि जिस कार्य को करने में आनंद की अनुभूति ना हो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है हिंदी में आप लोग एक शब्द पढ़ते हो रस, रस पढ़ते हो, और रस में रस की डिफिनीशन कही जाती है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है।
अर्थात जिस काव्य को पढ़ने, सुनने, लिखने, बोलने में, जिस काव्य को, जिस चीज को पढ़ने, लिखने, सुनने, जानने में आनंद आए, रस की अनुभूति हो, उसे हम क्या रस कहते हैं? वही रस है, आनंद आए। तो रस यानी जब किसी चीज को हम पढ़ रहे हैं उसमें रस ही नहीं, यदि मान लो इस टॉपिक में हम चिल्ला तो रहे हैं पर रस ही ना रहा तो क्या मतलब है पढ़ने का? तो मजा आना चाहिए भैया, आनंद होना चाहिए। और यदि आनंद आएगा, जिस कार्य को आप करते हो, यदि उस कार्य को करने में आपको आनंद आता है, आनंद के साथ किसी कार्य को करते हो, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज को हमेशा याद रखिएगा कि आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है, सफलता दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप आनंद के साथ प्रत्येक काम को करो। ओके भैया, गुड, थैंक यू। हाँ चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना, अब आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर हमने साइंस के बारे में जाना, साइंस को क्यों जानते हैं ये भी जाना, साइंस का उद्देश्य। अब हम जानेंगे भैया ब्रांचेस ऑफ साइंस। क्या जानेंगे? ब्रांचेस ऑफ साइंस। बहुत धीमे क्लास, बहुत आराम से चीजें पढ़ने का प्रयास करेंगे। टाइमिंग आपको बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि टाइमिंग कितनी भी हो जाए, इसीलिए तो भैया ये क्लास स्टार्ट की, अन्यथा आधे घंटे 35 मिनट की क्लास भी तो हम पढ़ा सकते थे। जहां हमें फायदा है तो हमेशा फायदा नहीं देखा जाता भैया, हमेशा फायदा, फायदा हमारा तब है जब आप अच्छी जगह पर, अच्छी पोस्ट पर चले जाओ, अच्छा आपके साथ अच्छा होगा तो हमारा अच्छा ही है भैया। चलो ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? तो आप लोग जानते हो कि साइंस की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? जानते हो कि नहीं? जल्दी बोलो। मैं तो ये जानता हूं कि साइंस की 2 ब्रांचें हैं, मैं जो जानता हूं तो कि साइंस की 2 ब्रांचें हैं। अब जो यदि गलत हो भैया तो आप लोग बताने का जरूर प्रयास करना। मैं प्रयास कर रहा हूं कि साइंस की 2 ब्रांचें कौन कौन सी हैं मैं आपको बता दूं। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि साइंस की 2 ब्रांच, ये मेरा कहना है, साइंस की और हो सकती है, ये मेरा कहना है, मानना है कि साइंस की 2 ब्रांचें हैं। एक ब्रांच का नाम है भैया फिजिकल साइंस की ब्रांच, फिजिकल साइंस। एक को हम नाम देते हैं भैया फिजिकल साइंस। क्या नाम देते हैं दोस्त? फिजिकल साइंस। एक को हम नाम देते हैं भाई फिजिकल साइंस, और दूसरे को हम नाम क्या देते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। अभी तो मैं टॉपिक में तो घुसा ही नहीं भैया, आपके चैप्टर में तो गए नहीं। अभी तो मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं कि होता क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं, आखिर क्यों पढ़ना है हमें, ये चीजें आज चल रही हैं भैया। अभी अभी बहुत कुछ है साइंस में, बहुत मजा है, अंदर जाने से ही तो मजा है भाई। फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये देखो 2 प्रकार की साइंस हमने पढ़ी। इसको हम कहेंगे हिंदी में प्राकृतिक विज्ञान। क्या कहेंगे? प्राकृतिक विज्ञान कहेंगे मेरे दोस्त, इसको प्राकृतिक विज्ञान कहेंगे। इसे क्या कहेंगे भैया? इसे क्या कहेंगे? वानस्पतिक विज्ञान, बायोलॉजिकल या जैविक विज्ञान कह दे। जैविक, जैविक शब्द से जैव विज्ञान कह देते हैं। चलो जैव विज्ञान, ये नाम देते हैं भैया। एक है आपका प्राकृतिक विज्ञान, एक आपकी आ गई जैव विज्ञान मेरे दोस्त। चलो प्राकृतिक विज्ञान और जैव विज्ञान। अब देखो ये जो प्राकृतिक विज्ञान है, फिजिकल साइंस, इसके भैया अलग अलग अब पार्ट है। इसको अब अलग अलग पार्टों में हमने डिवाइड किया है। इसको हमने क्या किया है भाई? इसको हम अलग अलग पार्टों में डिवाइड करेंगे। इसको हम अलग अलग पार्टों में डिवाइड करेंगे। समझने का दोस्त प्रयास करो।
समझने का मेरे दोस्त प्रयास करो आप लोग। चलो, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में हम किन चीजों की स्टडी करते हैं ये हमें देखना है। तो देखो, फिजिकल साइंस प्राकृतिक विज्ञान, फिजिक्स, प्राकृतिक विज्ञान ही हमारा केमिस्ट्री है। आपने क्या देखा? फिजिक्स देखा, केमिस्ट्री देखा, मैथ्स देखोगे, मैथ्स ये भी प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स कह दें, पूरा नाम दे दें मैथमेटिक्स। इसके बाद आप जियोलॉजी, भूविज्ञान, भूविज्ञान और एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमी, नाम क्या देंगे? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री आपकी रसायन विज्ञान, मैथमेटिक्स गणित, जियोलॉजी भूविज्ञान और एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, ये हम प्राकृतिक विज्ञान के अंडर में स्टडी करते हैं। किसके अंडर में भैया? प्राकृतिक विज्ञान के अंडर में स्टडी करते हैं। चलो, इसके बाद मेरे दोस्त अब आ जाते हैं हम जैव विज्ञान में। तो जैव विज्ञान में किन चीजों की स्टडी करते हैं ये भी हमारा समझने का तर्क है, हमें समझना चाहिए इस चीज को भी। जैव विज्ञान में किन चीजों की स्टडी करते हैं हम? तो जैव विज्ञान में मेरे दोस्त जूलॉजी की स्टडी करते हैं, जूलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी की स्टडी करते हैं। जूलॉजी यानी जीव विज्ञान, इसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान भैया। इसे क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान भैया। चलो, ये आपका जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आ गया। इस तरह से आपने यहां पर ये चीजें समझने का प्रयास किया। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, कहीं पर कोई ऐसी कोई चीज हो जो ना समझ में आई हो तो उसको भी समझने का प्रयास करिएगा। अब भैया हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। साइंस को हमने समझ लिया, अब हम किसको समझेंगे? फिजिक्स। अब हम किसको पढ़ेंगे भैया? फिजिक्स। क्योंकि फिजिकल साइंस में हमें पढ़ना क्या है? हमारा ये सब हमें केवल जानना था क्या कहां से आता है ये चीज है। अब हम पढ़ना तो हमें फिजिक्स ही है भैया, पढ़ना तो हमें क्या है? फिजिक्स ही है। अब फिजिक्स को भैया कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? तो पहले फिजिक्स का पार्टीशन कर लें। फिजिक्स का क्या कर लें? पार्टीशन, पार्टीशन कर लें, फिर समझें। फिजिक्स में हम, एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और आपकी एक है भैया मॉडर्न फिजिक्स। क्या है? क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये समझने का प्रयास करो मेरे दोस्त। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, इस तरह हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स क्या है और मॉडर्न फिजिक्स क्या है, इन चीजों को भी समझने का प्रयास करना। देखो, 19th सेंचुरी से, 19th सेंचुरी इसको कह सकते हैं, 19th सेंचुरी ना लिखे, इसको हम लिख देंगे बिफोर 19th सेंचुरी। बिफोर 19th सेंचुरी यानी हम ध्यान रखिएगा 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी से पहले जिस साइंस की स्टडी करते थे उसे हम क्लासिकल फिजिक्स के अंडर में रखेंगे, जिस फिजिक्स की स्टडी करते थे। इसके बाद 19th सेंचुरी में आपको बता दें, 19th सेंचुरी में एक रिवॉल्यूशन आया और उस रिवॉल्यूशन में आपको बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को की व्याख्या की। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अच्छे से विचार विमर्श इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आ चुके थे, उन सब ने भी दिया, परंतु यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की बेहतरीन व्याख्या जब मॉडर्न तरीके से अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया तो 19th सेंचुरी के
बाद के समय को, 19th सेंचुरी के बाद के समय को हम मॉडर्न फिजिक्स के अंडर में रखते हैं। आफ्टर 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी से के बाद का जो भी समय आएगा, जिसको हम, जो भी फिजिक्स आई है उसे हम मॉडर्न फिजिक्स के अंडर में पढ़े हैं, स्टडी किए हैं। क्रांति क्या आई? अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यहां पर व्याख्या की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था भैया। और आपको पता है इसे यहां पर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर लिख सकते हैं, एक्सप्लेन photoelectric effect by Albert Einstein in 1905। ये 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। और इस प्रभाव की व्याख्या के, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जानकारी के बाद ही यहां से हमने मॉडर्न फिजिक्स को मान लिया, यहाँ की आगे की फिजिक्स को हमने मॉडर्न फिजिक्स के अंडर में रखा। इसीलिए इस रिवॉल्यूशन को हम, या इस समय को 1905 को, इस रिवॉल्यूशन या इस समय को बेटा हम, इस क्रांति को, इस रिवॉल्यूशन को या इस समय को बेटा हम नाम देते हैं बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। यहां से मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी का जन्म होता है। यहां से क्या होता है बेटा? आधुनिक भौतिकी का जन्म होता है, मॉडर्न फिजिक्स का जन्म होता है। और आपको पता है आइंस्टीन साहब ने E=mc² भी इक्वेशन दिया था। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन है अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का। मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला या मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन कह सकते हैं इसे। इससे पहले एनर्जी के रिलेशन में प्लांक ने भी, क्वांटा से रिलेटेड एक मैक्स प्लांक साहब ने इनसे पहले एनर्जी का ये फार्मूला दिया था। और आपको बता दें अल्बर्ट आइंस्टीन साहब मैक्स प्लांक को अपना आइडियल भी मानते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपने समझा कि 19th सेंचुरी से पहले का समय क्लासिकल फिजिक्स और बाद का समय मॉडर्न फिजिक्स आया। अब हम समझेंगे क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या स्टडी करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स भैया टाइम आज की क्लास में ज्यादा लगेगा, ध्यान रखिएगा। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, बाकी है क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या हम स्टडी करते हैं? क्लासिकल फिजिक्स मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं। ध्यान रखिए, चैप्टर आपको 11 12 दोनों में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये नहीं, ऐसा नहीं कि आपको 11th में सभी चैप्टर, ये मैं केवल फिजिक्स के बारे में बता रहा हूं, यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं भाई। तो आप ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, इस ब्रांच के बारे में बताना चाहूंगा। इसको कहते हैं ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स की वह शाखा जो सबसे पुरानी शाखा है, उसे थर्मोडायनेमिक्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिक्स की सबसे पुरानी शाखा, सबसे पुरानी ब्रांच का नाम क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स है। फिजिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यह फिजिक्स की सबसे पुरानी शाखा है, सबसे पुरानी ब्रांच है। तो चलिए, ये हो गया आपका क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल के बाद मैं बताना चाहूंगा आपको इसी में मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग जान लो भैया, मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में भैया स्टडी करेंगे। एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी स्टडी इसी में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक की, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स इसी में स्टडी। इलेक्ट्रॉनिक्स में ही सेमीकंडक्टर वगैरह जो होते हैं उनकी स्टडी हम यहां पर करेंगे। ये आपके सिलेबस में जो चीजें होंगी वो इस साल पढ़ेंगे, अगले साल जो चीजें होंगी 12th में उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये आपका, आपने देखा यहां पर कि हमने बताया क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है बेटा। चलो अब आप आ जाओ यहां पर, समझने का प्रयास करो फिजिक्स। जो ये फिजिक्स वर्ड है, इसको हिंदी में भौतिकी। अब भौतिकी हम तो लोग तो हिंदी में जानते हैं, पर ये जाने कि भौतिकी किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है भैया। क्या हो जाता है? बहुत जरूरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भौतिकी जो है आपका, ये संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। किस लैंग्वेज का? संस्कृत लैंग्वेज का। ये जानना बहुत जरूरी है भैया, आपको ये चीजें जानना चाहिए कि क्या है। देखो, भौतिकी आपका संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है, संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। फिजिक्स आपका, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स आपका इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज का। परंतु इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, किस लैंग्वेज के वर्ड से, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का ओरिजिन कहां से हुआ है, फिजिक्स को हम कहां से पाए हैं, ये जानना, ओरिजिन किस लैंग्वेज के वर्ड से। तो ध्यान रखिएगा, लैटिन वर्ड, लैटिन ग्रीक भाषा जो होते हैं, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड फिजिक्स जो है आपका, ये लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के शब्द फ्यूसिस से निकला है। ये लैटिन भाषा का शब्द है फ्यूसिस। इस शब्द से इसको निकाला गया है, फिजिक्स का ओरिजिन पॉइंट है, फिजिक्स को निकाला गया है। ये भैया, क्या आपने देखा कि फिजिक्स आपका लैटिन वर्ड फ्यूसिस से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? फ्यूसिस से प्राप्त हुआ है, जिसकी मीनिंग होती है भैया, मीनिंग क्या होती है? अर्थ। मीनिंग का मतलब अर्थ, जिसकी मीनिंग होती है भैया नेचर। आपने यहां पर समझा, मीनिंग क्या होती है? नेचर होती है। देख लो, फिजिक्स इज अ नेचर। फिजिक्स क्या है? एक नेचर है, प्रकृति है भैया। तो यदि प्रकृति है नेचर, नेचर क्या है? प्रकृति। यानी प्रकृति के द्वारा जो भी प्राकृतिक परिघटनाएं होंगी वो किसके अंडर में स्टडी करेंगे? फिजिक्स में करेंगे। क्योंकि साइंस की आपने ब्रांचेस देखी हैं बहुत सारी, साइंस में फिजिक्स आया, तो फिजिक्स में हम क्या, फिजिक्स वर्ड निकला कहां से? फ्यूसिस से। लैटिन वर्ड फ्यूसिस से निकला है, और जिसका मीनिंग है, अर्थ है नेचर, और नेचर का अर्थ होता है प्रकृति। नेचर का अर्थ क्या होता है भैया? प्रकृति। ठीक है, आपको बता दिया मैंने। जो भौतिकी है ये संस्कृत लैंग्वेज के वर्ड से निकली है। अब आ जाते हैं हम फिजिक्स की डिफिनीशन से, और फिजिक्स की डिफिनीशन बहुत अच्छी जानेंगे। यहां पर हेडिंग डालें हम, डेफिनीशन ऑफ
फिजिक्स, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, सॉरी, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, ये डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की हम अलग अलग डेफिनेशन देंगे। तो देखिए पहली डेफिनेशन, फर्स्ट, फिजिक्स की अलग अलग डेफिनेशन यहां पर समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। अलग अलग डेफिनेशन आपके साथ शेयर होंगी आज। तो ये फिजिक्स की आप डेफिनेशन समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से। पहला हम कहेंगे स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। क्या कहेंगे? नेचुरल फिनोमिना। ये एक डिफिनीशन तो ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं फिजिक्स को? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। यानी अभी अभी आपने देखा ना, फिजिक्स किससे निकला है? फिजिक्स वर्ड से निकला है। और फिजिक्स वर्ड की मीनिंग क्या होती है? नेचर। यानी फिजिक्स क्या है? नेचर है, प्रकृति है। तो हम क्या कह सकते हैं? जिस सब्जेक्ट के अंडर में, जिस साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंडर में हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। सेकंड डिफिनीशन अब हम देखने का प्रयास करेंगे भैया। इन फिजिक्स, आप लोगों को नोट्स भैया बेहतरीन रूप से बनानी है। इन फिजिक्स वी स्टडी द interactions between matter and एनर्जी। अब देखो यहां पर एक दूसरी चीज निकल के आई, नई चीज आपको निकल के आई। अब यहां पर दूसरा, अभी तक तो हम नेचुरल फिनोमिना ही पढ़ रहे थे। अब दूसरा आ गया कि फिजिक्स में हम किसके स्टडी करते हैं? इंटरएक्शंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। यानी इसको हिंदी में कहें तो द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है भैया, फिजिक्स कहलाता है। द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। यानी मैटर और एनर्जी के बीच जो इंटररिलेशनशिप, मैटर और एनर्जी के बीच क्या इंटररिलेशनशिप है, उसके बारे में स्टडी करना ही फिजिक्स है। E=mc²। आपने आइंस्टीन इक्वेशन भी पढ़ा है। उन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा कैसे, ये द्रव्य, ऊर्जा, पदार्थ और एनर्जी के बीच अंतर संबंध को हम इसमें स्टडी करेंगे। अभी समझेंगे कैसे फिजिक्स में ये कैसे लागू होता है, ये भी समझेंगे। अभी तो हम डिफिनीशन पर चल रहे हैं। अभी हम डिफिनीशन समझने के बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये होगा कैसे भैया। हमें ये समझना है कि ये कैसे होगा। अब देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं, मान लीजिए व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? आपने दो डिफिनीशन आपने देखी, ये कहा मान लो व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, एक ही बात है, डिफिनीशन वहां पर भी यहां पर भी। अब ये मैं दूसरे तरीके से, पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आप लोग फॉलो अप करते हो ना भैया। देखो मैटर भैया इकट्ठा करने पड़ते हैं, स्टडी करते हैं भैया, हम लोग स्टडी करते हैं और स्टडी करके आपको मैटर दे रहे हैं भाई, समझने का प्रयास करो।
तभी, और ये मैटर राह चलते नहीं दे सकते हम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का क्या कथन है ये समझो पहले। एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कह रही है, फिजिक्स क्या है इसके बारे में एनसीईआरटी ने क्या कहा, तो देखो, द प्रीसाइज, रुक जाओ बेटा, the precise definition of physics, is not possible. The precise definition of physics is not possible. क्या कहना चाह रहा है भाई कि फिजिक्स की प्रीसाइज डिफिनीशन, प्रीसाइज का मतलब क्या है, एग्जैक्ट, यानी डिफिनीशन यानी परिभाषा। फिजिक्स को परिभाषा एनसीईआरटी ने कह दिया सिंपल तौर पे। देखिए एनसीईआरटी, आप लोग समझ रहे हो ना कि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं ना हम, तो एनसीईआरटी ने ये आपको सिंपल ढंग से बता दिया, इसने कंफर्म कर दिया कि फिजिक्स एक ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसकी प्रिसाइज यानी फिक्स डिफिनीशन, एग्जैक्ट डिफिनीशन दे पाना संभव ही नहीं। क्या है, डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल। एनसीईआरटी हार मान गई भाई। जब एनसीईआरटी हार मान गई, एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, एनसीईआरटी क्या हो गई, हार मान गई, कह रही है तब तो हम डिफिनीशन, अलग अलग प्रकार से डिफिनीशन, अपने अपने प्रकार की डिफिनीशन दे रहे हैं, और उन डिफिनीशन को संगठित रूप से एक नाम देके नेचर और नेचुरल से हम जोड़ देते हैं। द प्रिसाइज डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल। एनसीईआरटी ने कहा कि इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन दे पाना, सही डिफिनीशन दे पाना पॉसिबल ही नहीं है। चलो, ये तो एनसीईआरटी का कथन है। एनसीईआरटी ने सही डिफिनीशन, इसकी कई अलग अलग डिफिनीशन होंगी। दूसरा नंबर, हम अब दूसरी फिजिक्स की डिफिनीशन समझे। फिजिक्स को हम कह सकते हैं, फिजिक्स टेल्स, बहुत अच्छे समझिएगा भैया, टेल्स अस अबाउट हाउ मैटर एंड एनर्जी बिहेव विथ स्पेस एंड टाइम, चलो इस डिफिनीशन को समझने का प्रयास करो मेरे भाई। फिजिक्स टेल्स अस अबाउट हाउ मैटर एंड एनर्जी बिहेव विथ स्पेस एंड टाइम। फिजिक्स कहती है, भौतिकी कहना चाहती है, फिजिक्स कहना चाहती है, टेल्स अस अबाउट हाउ मैटर एंड एनर्जी बिहेव विथ स्पेस एंड टाइम। कह रहा है कि फिजिक्स ये जानना चाहती है कि मैटर और एनर्जी किस प्रकार स्पेस और टाइम से बिहेव करते हैं, कैसे, वो कैसा बिहेव करते हैं, यानी मैटर और एनर्जी का स्पेस और टाइम के साथ क्या बिहेवियर है, ये हम फिजिक्स के अंडर में जानते हैं। स्पेस और टाइम के साथ, स्पेस और समय के साथ, स्पेस और टाइम के साथ मैटर एंड एनर्जी का क्या बिहेवियर है, यानी मैटर और एनर्जी का एक स्पेस, आकार और समय के साथ क्या बिहेवियर होता है, या अंतरिक्ष और समय भी कह सकते हैं, स्पेस एंड टाइम के साथ क्या बिहेवियर होता है, उसे कैसे जानेंगे, वह फिजिक्स है। कैसा बिहेवियर होता है, हाउ, कैसा, टेल्स अस अबाउट, फिजिक्स कहती है कि कैसे मैटर और एनर्जी का स्पेस और टाइम के साथ कैसा बिहेवियर है, कैसा अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन है, इसको जानना ही फिजिक्स है। इसके बारे में जानना ही फिजिक्स है, यानी मैटर और एनर्जी का स्पेस और टाइम के साथ इंटर रिलेशन के बारे में जानना ही, संबंध के बारे में जानना ही फिजिक्स है। ये एक फिजिक्स की डिफिनीशन आई भैया। चलिए अगली फिजिक्स की डिफिनीशन आती है, समझने का प्रयास करिए। फिजिक्स को हम ये भी कह सकते हैं, फिजिक्स
क्योंकि आपने एनसीईआरटी के अनुसार इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं दी जा सकती, हम समझ सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे बोला जा सकता है। फिजिक्स इज व्हाई एंड हाउ ऑफ लाइफ, इसे हम ज्यादा एग्जैक्ट मान के चलते हैं, इसे हम बहुत ज्यादा एग्जैक्ट मान के चलते हैं, क्योंकि ये समझ में भी आती है कि हाँ ऐसा है। फिजिक्स इज व्हाई एंड हाउ ऑफ लाइफ, कह रही है ये डिफिनीशन कि फिजिक्स का मतलब ये है कि हमारे जीवन में क्यों होता है, कोई काम क्यों होता है, और यदि वो होता है तो कैसे होता है। क्यों होता है पहले तो ये जानना है क्यों होता है, दूसरा ये जानना है कि कैसे होता है। यानी क्यों और कैसे का आंसर प्राप्त करना ही फिजिक्स है। किसी क्रिया किसी एक्टिविटी में क्यों और कैसा, व्हाई एंड हाउ के आंसर को जानना ही फिजिक्स है। व्हाई एंड हाउ को जानना ही फिजिक्स है। हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे का आंसर प्राप्त करना ही फिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। जैसे आपने देखा कि पेड़ से फल नीचे गिर रहा है, पेड़ से फल नीचे, यानी एप्पल नीचे गिर रहा है, सेब नीचे गिर रहा है, तो वो क्यों गिर रहा है, पहला क्वेश्चन आया। और यदि क्यों गिर रहा है, ऊपर से नीचे ग्रेविटी के कारण गिर रहा है, तो आखिर क्या रिलेशन है, वो कैसे गिरता है, वो कैसे गिरता है, यानी क्यों और कैसे का आंसर प्राप्त करना ही फिजिक्स है। इस डिफिनीशन को मैं बहुत अधिक ज्यादा तवज्जो देता हूं कि हम अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने चारों तरफ होने वाली एक्टिविटीज के बारे में जब हम ये जान लें कि ये हुआ, ये काम हुआ तो क्यों हुआ, और क्यों हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस चीज का आंसर प्राप्त करना ही फिजिक्स है भैया। क्या है? इस चीज का आंसर प्राप्त करना ही फिजिक्स है। हाँ चलिए, तो समझने का प्रयास करो। फिजिक्स इज व्हाई एंड हाउ ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ में फिजिक्स क्यों है और कैसे है, फिजिक्स हमारी लाइफ में क्यों है तो और कैसे है। चलिए, इस चीज का जानना ही फिजिक्स है। अगली नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट के बारे में जानेंगे भैया, थोड़ा और डीप में समझने का प्रयास करो। मैंने आपको बताया था भैया कि आपको कुछ एक्स्ट्रा लेना है तो ही क्लास करिएगा, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज दे सकूं। देखो, आज हमारी पूरी क्लास 2 घंटे की फिजिक्स और साइंस पर जाने वाली है, फिजिक्स और साइंस पर। अब अगला लेंगे फिजिक्स की डिफिनीशन में ही, फिजिक्स इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। फिजिक्स को हम एक शब्द और कह सकते हैं। देखो, एनसीईआरटी ने कहा इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन दे पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये अलग अलग डिफिनीशन निकल रही हैं। फिजिक्स को हम ये भी तो कह सकते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारे पास्ट में जो हुआ उसके बारे में तो हम जानते हैं ना, हम जान लेते हैं कि ये काम पास्ट में हुआ है, वो भी फिजिक्स है। फ्यूचर में जो होने वाला है, आगे ये काम होने वाला है, आगे आप सिंपल सा मैं बता दूं कि कल दोपहर में बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, इन सब की जानकारी कौन देता है? फिजिक्स देती है। और प्रेजेंट में जो हो रहा है, प्रेजेंट में जो दिख रहा है हमारे चारों तरफ, वो क्या है? फिजिक्स है। जो हो चुका वो क्या है? फिजिक्स है। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर फिजिक्स को कह सकते हो भैया कि नहीं कह सकते? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भी कह सकते हो फिजिक्स को। यहां पर फिजिक्स को क्या कह सकते हो? प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर कह सकते हो भैया। फिजिक्स को प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर कहा जा सकता है। तो फिजिक्स हमारा प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। ये आपने
समझा फिजिक्स की डिफिनीशंस को। अब मैं आपको अपनी एक लास्ट डिफिनीशन इसके बारे में देना चाहूंगा। इसी पे ही एक डिफिनीशन और है फिजिक्स पे जो मैं अभी बता चुका हूं, उस पे थोड़ा सा स्टडी ऑफ इंटरएक्शंस between matter and एनर्जी। फिजिक्स क्या है भैया? फिजिक्स का स्टडी ऑफ इंटरएक्शंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अभी अभी बताया हूं, द्रव्य और ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंध को जानना भी फिजिक्स है। मैटर और एनर्जी के बीच रिलेशनशिप को जानना ही फिजिक्स है। कैसे? इसको एग्जांपल से आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूं। कैसे? मैटर और एनर्जी के बीच पारस्परिक रिलेशन को जानना भी फिजिक्स है। तो देखो, एवरीथिंग, एग्जांपल में लिख लेना, एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, एवरीथिंग, सॉरी एवरीथिंग ना लिखे, एवरी लिविंग, ये लिखो, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, every living and non-living things in the universe, every living and non-living things in the universe is made up of matter and energy, मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। आप भी जानते हो भैया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब चीजें जानते हो, सब कुछ जानते हो। एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्रत्येक जीवित और अजीवित वस्तु, यानी सजीव और निर्जीव वस्तु, प्रत्येक सजीव और निर्जीव वस्तु जो ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है, इस ब्रह्मांड में जो भी जीवित और सजीव और निर्जीव वस्तु है, वे सभी किससे? द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर ही बनी है। किससे मिलकर बनी है? द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर ही बनी। अभी मैं द्रव्य और ऊर्जा के बारे में बताऊंगा क्या होती है, कैसे ये बनी है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं भैया, ये द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, यहां पर देखो, इसमें द्रव्य और ऊर्जा वाला हाँ, ये है। फिजिक्स टेल्स अस अबाउट हाउ मैटर एंड एनर्जी बिहेव विद स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रत्येक वस्तु किससे मिलकर? द्रव्य और ऊर्जा से। स्पेस और टाइम, स्पेस यानी वस्तु का आकार या आयतन, जो आकार होता है स्पेस होता है, और समय, आकार और समय के साथ, या अंतरिक्ष और समय के साथ मैटर और एनर्जी का जो रिलेशन है, वही फिजिक्स है। वही क्या है भैया? फिजिक्स है। तो ये समझो, यहां पर एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ, यानी इस ब्रह्मांड में जितनी भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं बनी हुई हैं, वे सभी मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी है। किससे मिलकर? मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी है। अर्थात कह सकते हैं कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? मैटर और एनर्जी का एक इंटर रिलेशन है। क्या है? इंटर रिलेशन है, पारस्परिक संबंध है भैया, इंटर रिलेशन है। चलिए, अब हम चलेंगे फिजिक्स की एक बेहतरीन डिफिनीशन के साथ, जिसको हमने बनाया है अपनी लैंग्वेज में। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी के लिए, आप सभी लोग इस डिफिनीशन को समझने का प्रयास करें। बहुत बेहतरीन डिफिनीशन हम बनाकर लाए हैं आप सभी के लिए। फिजिक्स डिफिनीशन आप लोगों के लिए है। तो देखो, मैं इस डिफिनीशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, और इस डिफिनीशन से आपके प्यार को मैं जगाना चाहूंगा। इस डिफिनीशन से आपके अंदर सुसुप्त अवस्था में जो लव आपके अंदर सुसुप्त अवस्था में है, प्यार है, उस प्यार को जगाओ भैया। प्यार का मतलब क्या है? फिजिक्स से प्यार भैया किसी लड़की से नहीं करना यार, ठीक है? हाँ, देखो, मेरा तुम्हें देख पाना भी फिजिक्स है। मेरा तुम्हें देख, पूरी फिजिक्स की डिफिनीशन आप पढ़ के आए हो, अब समझिएगा। मेरा तुम्हें देख पाना भी फिजिक्स है, तुम्हारा यूं मुस्कुराना भी फिजिक्स है।
मैंने कहा जो भी चीजें घटित होती हैं वो सब फिजिक्स हैं। मेरा तुम्हें देख पाना भी फिजिक्स है, तुम्हारा यूं मुस्कुराना भी फिजिक्स है। धरती काटती है सूरज के चक्कर, धरती काटती है सूरज के चक्कर, दुनिया को ये बताना भी फिजिक्स है, दुनिया को ये बताना भी फिजिक्स है। आपने देखा धरती काटती है सूरज के चक्कर, दुनिया को ये बताना भी फिजिक्स है। और पेड़ हो गए हैं हरे, पेड़ हो गए हैं हरे, और आसमान नीला है। स्टॉप सिग्नल को रेड बनाना भी फिजिक्स है, स्टॉप सिग्नल को रेड बनाना भी फिजिक्स है। और मैं खिंचा चला आया हूं तेरी तरफ, ग्रेविटेशन यहां पर देखो, कोई चीज हमारी तरफ क्यों इंटरेक्शन होती है, क्योंकि अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन क्यों, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस में भी, चार्जेस एज लाइक चार्जेस रिपल्सन, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट, यानी अनलाइक चार्जेस जो विपरीत प्रकार की चीजें होती हैं वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं। और मैं खिंचा चला आया हूं तेरी तरफ, और मैं खिंचा चला आया हूं तेरी तरफ, प्यार को बढ़ाने के लिए भाई, मैं खिंचा चला आया हूं तेरी तरफ, तेरा भी खिंचा चला आना फिजिक्स है, तेरा भी खिंचा चला आना फिजिक्स है। ये दिन फिजिक्स है, ये रात फिजिक्स है, अभी अभी बता के आया हूं आपको। ये दिन फिजिक्स है, ये रात फिजिक्स है, मानसून में होने वाली बरसात फिजिक्स है, मानसून में होने वाली बरसात फिजिक्स है। आप सब फिजिक्स में देख रहे हो। सभी बातों को मिलाकर कहूं, सभी बातों को मिलाकर कहूं एक बात, सभी बातों को मिलाकर कहूं एक बात, तो भगवान की भेजी हुई हर सौगात है फिजिक्स है, हर सौगात फिजिक्स है, भगवान की भेजी हुई हर सौगात फिजिक्स है। देखिए इस बात को मैं क्यों यहां पर, आप समझिएगा फिजिक्स से इंटर रिलेशन, इसको मैं यहां पर इस बात को क्यों, सभी बातों को मिलाकर कहूं एक बात, तो भगवान की भेजी हुई हर सौगात फिजिक्स है, हर सौगात फिजिक्स है। इसे क्यों ऐसा, देखिए मैंने कहा था कि आप नेचर को गॉड कह सकते हो, भगवान कह सकते हो, और आपने देखा फिजिक्स की जो मीनिंग है ग्रीक वासियों ने दी है, तो ग्रीक वासी यानी लैटिन वर्ल्ड में जो फ्यूसिस से नेचर निकला हुआ है, यानी नेचर ही क्या है, गॉड है, भगवान है। और नेचर के द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज यानी जो सौगात हमें दी जाती है वो क्या है, फिजिक्स है भैया। तो क्या अब आपको क्या फिजिक्स की डिफिनीशन में कोई प्रॉब्लम आई है भैया? क्या फिजिक्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई? अब आपसे यदि सोते जागते, हंसते खेलते, रोते गाते कोई भी पूछेगा तो आप हंस करके इस शायरी को सुना सकते हो, इस शायरी को ही सुना देना है, उसके फिजिक्स कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती भैया। ये फिजिक्स है, ये है भैया फिजिक्स। तो आपने देखा मेरा तुम्हें देख पाना भी फिजिक्स है, यदि मैं किसी चीज को देख सकता हूं तो वो उसमें क्या है, फिजिक्स है, यानी ये चीजें मेरे चारों तरफ जो चीजें सराउंडिंग में मेरे हो रही हैं ये सभी फिजिक्स हैं। तुम्हारा यूं मुस्कुराना भी फिजिक्स है, तुम्हारा जिस चीज को आप महसूस कर सको, मैंने अभी बताया ना मैटर और एनर्जी फिजिक्स है, इंटर रिलेशन। और मैटर की डिफिनीशन होती है, मैटर की डिफिनीशन भैया क्या होती है कि जहां पर जिस वस्तु में या जिस जगह पर मास होता है और जिस वस्तु को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी उसी को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यानी जहां पर द्रव्यमान हो और जिन चीजों को हम महसूस कर सकें उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम मैटर नाम देते हैं। और मैटर तो यानी हमारा मुस्कुराना क्या महसूस करना है, तुम्हारा यूं मुस्कुराना भी फिजिक्स है। हम अपनी देखो मुस्कुराते कब है भैया, देखो दो चीजें आप देखते होगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देकर के हमारे माइंड मैप चेंज हो जाता है। यदि कहीं पर हंसी खेल की चीजें चल रही हैं तो वहां पर हम खुश रहेंगे, आनंद युक्त रहेंगे, जहां पर रोमांचक चीजें हो रही होंगी वहां पर हम आनंदमयी रहेंगे, परंतु जहां पर दुखदाई चीजें होंगी वहां पर हमारे चेहरे का इंटरेक्शन तुरंत उतर जाएगा और वहां पर दुख की भावना आ जाएगी। तो यानी हमारे चेहरे का जो इंटरेक्शन है वो भी तो फिजिक्स है भैया, हमारे बॉडी में जो घटित होती घटना है वो भी तो फिजिक्स है। तो तुम्हारा यूं मुस्कुराना भी फिजिक्स है। धरती काटती है सूरज के चक्कर, मैंने बताया है अर्थ मूव करती है सन के चारों ओर अपने एक्सिस पर, तो अर्थ क्या करती है, सन का चारों ओर चक्कर लगाती है और सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगाते हैं, तो ये सब क्या है, फिजिक्स है। और पेड़ हो गए हैं हरे, ये आपको बताया नेचर के द्वारा, नेचर
हैं हरे और आसमान नीला है जो एक्टिविटी हो रही है, और स्टॉप सिग्नल को रेड बनाना, आप जाते हो रेड नीला ग्रीन हरा पीला, जो ये सब फिजिक्स ही तो है, फिजिक्स है। और मैं खिंचा चला आया हूं तेरी तरफ, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना है या हमें किसी तरफ खींचना है तो एक इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, उस इंटरेक्शन फोर्स को हम अट्रैक्शन फोर्स या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स या हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तेरा भी खिंचा चला आना फिजिक्स है, ये दिन फिजिक्स है, ये रात फिजिक्स है, रात और दिन का होना फिजिक्स है, मानसून में होने वाली ये बरसात भी फिजिक्स है। सभी बातों को मिलाकर कहूं एक बात तो भगवान की हर सौगात फिजिक्स है, भगवान की भेजी हुई हर बात हर सौगात फिजिक्स है, हर सौगात फिजिक्स है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, बेटा क्या ये चीज आपको क्लियर ढंग से समझ में आ गई है यहां तक? क्या यहां तक में कोई प्रॉब्लम है आप सभी को? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक बार बेटा कमेंट करके आप लोग आंसर दो। सभी को समझ में आ गया? गुड भैया, ओके ओके भैया, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप सभी को मैं समझा पाया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो इसको कल करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं कल का टॉपिक आपको इसी से रिलेशन रहेगा, मैटर एंड एनर्जी से रिलेशन बताऊंगा, मैटर एंड एनर्जी क्या होता है। फिर इसके बाद आपका जो आपकी बुक है फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, उसमें आगे चल करके कल या परसों में इस टॉपिक को हमें बेहतरीन ढंग से समाप्त करना है और हम नेक्स्ट क्लास में अपने चलेंगे। तो नेक्स्ट इसी तरह बेहतरीन क्लास आप रेगुलर आप लोग कंटिन्यूटी का ध्यान रखिएगा। आपके मन में यदि आलस्य आया, आपके माइंड में यदि आलस्य आया, तो मान लो कि हमारी असफलता वहां पर घेरा डालने लगी है। यदि आपके माइंड में जिस दिन से आलस आ जाएगा उस दिन असफलता हमें माइंड से घेरने लगी है, यानी हमारे माइंड को हैंग करने का काम असफलता करने लगी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने लगातार लास्ट तक साथ दिया, और इसी तरह मुझे आशा है आप सभी से कि आप सभी लोग लास्ट तक इसी तरह जुड़ करके मेहनत करेंगे और अपने फ्यूचर को बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे, और मैं आपके साथ हूं, हमेशा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं और नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।